बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो गवर्नर्स की तैनाती के लिए जो नाम फाइनल हुए हैं उस हवाले से मुशावरत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात हुई है और ज़रा ये खबर बताते हैं कि एक बार फिर पेशकश की गई है कि आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। जो आइनी ओहदे हैं उसके साथ साथ वफाकी कैबिनेट के अंदर भी आप हिस्सेदारी हासिल कर लें, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद IMF का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान में 1 से 2 हफ्ता वो क़याम करेगा। बेल आउट पैकेज के लिए बात होगी, 6 से 7 अरब डॉलर के लिए बातचीत की जाएगी और उसमें कुछ चीज़ें ये सामने आई हैं कि पेंशनर्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उनकी जो पेंशन्स हैं, और उसके ख़ात्मे के हवाले से भी तजावीज़ हैं, या फिर कुली तौर पे 1 लाख से नीचे भी अगर किसी की पेंशन है तो उसके ऊपर भी 10% टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से बातें हैं, गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से बातें हैं, और एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गंदम के मामले के ऊपर भी, सोलर के मामले के ऊपर भी, या महंगाई के मामले के ऊपर भी आवाज़ उठाती है, तो शायद इस वजह से वफाकी हुकूमत ये समझती है कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बना लिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने उसके अंदर शिरकत की है। बहुत से रूमर्स चलते हैं। रूमर्स ये हैं कि शायद एक हिस्सा ये समझता है कि मुखालिफ आवाज़ हमारे ही हिस्से से आ रही है तो उसको अपनी हिस्सेदारी में शामिल करके आवाज़ों को दबा लिया जाए। तो इस वजह से गंदम के मामले के ऊपर भी अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन का सामना है, तो उनके पास ऑप्शंस क्या होंगे, इस पे बात होगी। और दूसरा ये कि आज आज़ादी सहाफ़त का दिन था और आज़ादी सहाफ़त के दिन आज पाकिस्तान में एक सहाफ़ी ने अपनी जान भी गंवाई है। हमने दहाइयों मुख्तलिफ सहाफ़ियों को गंवाया है, वो कीमती जानें जो ख़बर को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा आर्ट है और जोखन का काम है। बहुत सारे लोग रूमर्स की बुनियाद के ऊपर भी खबरें बना लेते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो इस तरीके से खबर निकालता है कि आप ये समझें कि डायनासोर के पंजे से खबर को निकाल के लाना होता है। तो ऐसी खबरों को निकालने के लिए कौन कौन से मंजरनामे देखना पड़ते हैं, कौन कौन से जोखन का काम उठाना पड़ता है और किस तरह से आपको दबाव बर्दाश्त करना पड़ता है, तो पूरी दुनिया के अंदर आज़ादी सहाफ़त को लेके और बिलखुसूस पाकिस्तानी सहाफ़ियों को लेके क्या माइंड सेट बना हुआ है, इससे बात का आगाज़ करते हैं, फिर सियासी मंजरनामे की तरफ जाएंगे। राना साहब, अगर आज़ादी सहाफ़त के दिन की बात की जाए तो आज के दिन आपका पैगाम क्या है और आज के दिन खुद पे बीतने का इजहार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये सर, आज जब हमें पता चला कि आज हमें आज़ादी सहाफ़त के मौके पर सबसे बड़ा तोहफ़ा जो दिया गया है हमारे सहाफ़ी साथी की शहादत का दिया गया है, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक था यासर, बहुत अच्छा। जब खुशदार प्रेस क्लब को ताले लगे थे, जब खुशदार पे हमले हुए थे प्रेस क्लब पे, तो मैं एक उस वक़्त यूनियंस का अहदेदार था, जो मेरे साथी थे साथ, हम वहाँ पर जाते थे, हमारी एक टीम थी, वहाँ पे सारा कुछ था। और फिर जिस तरीके से हमारे साथी को शहीद किया गया, सरेआम एक चिप लगाई गई और ये सारा कुछ टीवी पे नज़र आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज दिन क्या था? 3 मई का, आज़ादी सहाफ़त का दिन। उससे पहले IFJ की रिपोर्ट आपने देखी, उससे पहले आपने बाकी भी इंटरनेशनल जितनी तंजीमें थी उनकी रिपोर्ट्स देखी। उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, खुदा की कसम आंसू नहीं रुकते थे। हम लोग दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि ये क्या इशारा दिया गया है कि आज़ादी सहाफ़त के दिन एक शहादत, ये शहादत नहीं, एक वार्निंग है, ये सच बोलने वालों के लिए एक जुर्म है। ये बताया गया है, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। अब इम्तिहान है मेरी कौम के उन अदारों का, क्या वो इनको पकड़ते हैं, क्या वो इनको बेनकाब करते हैं, या फिर पाकिस्तान के अंदर और भी लाशें गिरेंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर और भी लोग इसका निशाना बनेंगे। हमने तो आज यासर फैसला किया, हम चेरिंग क्रॉस चौक पे, आप भी थे, हमने आज हल्फ दिया और हम सब ने अपने खून से आज़ादी सहाफ़त के बैनर्स पर लिखा कि जब तक जान है हम उस वक़्त तक
इंशाअल्लाह आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन आज का वाक़या कभी बोलने वाला वाक़या नहीं, इस पे कभी ना कभी ये खून रंग लाएगा। अब बहुत से लोगों के मुतल्लक बातें हो रही हैं, हामिद मीर साहब के मुतल्लक हो रही है कि उनकी जान ख़तरे में है, बहुत से लोगों के मुतल्लक हो रही है। हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, हमें किसी सिक्योरिटी की, किसी की जो है ज़रूरत नहीं है। हम अपने साथियों की हिफाजत भी करेंगे। अगर हमें भी जान का नजराना पेश करना पड़ा तो जान अमानत है, मौत की, ज़िंदगी मौत की अमानत है। हम हाज़िर हैं, क्योंकि रोज़े महशर हम जाके ये कह सकेंगे कि हमने सच पर समझौता नहीं किया, हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, हम डरे नहीं। यह सर बड़ी सीधी सी बात। आज़ादी सहाफ़त यही है और यही हमें आज़ादी सहाफ़त दर्स देती है। और बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ मैं तो इस पर बिल्कुल स्टैंड लेता हूँ। मेरे साथी, मेरे सदर GM जमाली, मेरे साथी हसन अब्बास, आज़म चौध साहब, जितने भी साथी हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं। आपको पता है पिछले दिनों सच बोलने की एक सज़ा APP के अंदर, एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है ना, राव फुरकान सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उन पर दहशत गर्दाना हमला हुआ, राइफलें लेके लोग आगे। मैंने उस पहले भी एक जिक्र किया था कि ये तो होना शुरू हो गया। अब उसकी रिपोर्ट एक बनी जो सीधी उनके ख़िलाफ़ गई, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमला किया था। लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि वज़ीर दाखिला, वज़ीर इतलात, कोई भी उन्हें नहीं बदल सकता। वो कहते नहीं बदल सकते, हमें इसलिए नहीं बदल सकते, बेशक हमारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ गई है, हम तगड़े हैं। जिस मुल्क के अंदर सहाफ़त के साथ ये मजाक हो रहा हो, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। सब खबर देना तो दूर की बात, यहाँ पे सवाल करने पे भी नौकरियाँ बरतरफ हो जाती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, लड़ेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे, सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, इसे अदा करते रहेंगे। सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं राना साहब। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मशावरती इजलास हुआ है, उस इजलास में एक उसका तजिया कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि उस इजलास में बहुत से अपने जो गर्जे बरसे हैं उसका नतीजा कैसे भुगतना पड़ेगा? ले आपको एक खबर दे दूं, पहले एक बड़ी खबर दे दूं आपको मैं जी। ये जो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब जाना बोलते थे ना, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी 90 करोड़ लगाया था ना जी, कि 90 करोड़ रुपए में सीटें बिकी हैं। इस पर बड़ी इंक्वायरी हुई, 5 सीटें। अच्छा, इंक्वायरी भी हुई। इंक्वायरी के बाद मैं खुद भी मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हो क्या रहा है, वाकई है बिके? अगर बिके तो इतने पैसे तो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब के लिए मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह की उन पे ख़ास रहमत है। तो मैं हैरान रह गया कि उस हलके में, उस इलाके में उनके ख़िलाफ़ उनके अपने लोगों की नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मुझे 3 उनके बड़े ख़ास लोग मिले, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा क्या बना? उन्होंने कहा यार इलेक्शन की सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ तो हर तरफ हमें जो वोटर नज़र आया वो तहरीक इंसाफ का था। तो ये तो सुबह 9 बजे फैसला हो गया था कि ये इलेक्शन हार गया। उसने कहा मुझे एक बात बताएं, एक शख्स अपने घर के पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन हार जाता है, घर के पोलिंग स्टेशन से, तो फिर उस पर पैसों का तो मामला दूर दूर तक नहीं। उसने कहा चूंकि अब एक रवाज बन गया है कि किसी एक अफसर का नाम लेकर अपने आप की सियासत चमकाओ। उसने कहा उसके बाद आपको पता है गेम क्या चली है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम बार बार लिया गया ना अपने नाम के साथ, याद है ना, इन्होंने नथी किया कि वो भी हार गए थे। उसने कहा ये एक पूरी प्लानिंग थी कि नवाज शरीफ के साथ अपने नाम को नथी करके किसी के साथ एक फड्डा, किसी के साथ एक पूरी तैयारी करने की। अब मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ और ख़बर बहुत बड़ी दे रहा हूँ। ख़बर ये है, राना सनाउल्लाह कबूल, खुरम दस्तगीर कबूल, मियाँ जवेल लतीफ़ ना कबूल ना मंजूर, फैसला हो गया। ये मियाँ साहब ने फैसला किया, किसी और ने नहीं किया। ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने किया कि वो पार्टी में अब उनकी अहमियत उतनी ही होगी जितनी अहमियत ज़ुबैर अहमद की है, जितनी अहमियत मुफ्ता इस्माइल की है, बस ये होगी। लेकिन एक चीज़ फाइनल होगी, वो सारा झूठ निकला।
और उसके साथ साथ नवाज शरीफ का भी बेरागरक करने में बुरा किरदार निकला। तो वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें ये बात कर दी थी। उन्होंने कहा जो मुझे अपनी हार का यकीन है उतना ही यकीन जावेद लतीफ़ साहब की हार के असल में बड़ा हंसा ना, अगर तो पैसे दे के सीटें जीती जाती होती तो अमीर आदमी जितने थे वो तो हारते ही ना इलेक्शन। पहली बात है आप तो अपने घर के पोलिंग से इलेक्शन हार गए, पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन हार गए। फिर यार रवाज बन गया है हमारा कि कुछ नजर ना आए तो किसी एक अदारे के शख्स को निशाने पे ले ये शुरू कर दें। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हार को हार मानना चाहिए। वहां पे तैयाब राशिद सिंधु ने बहुत काम किया, वहां खुरम शहजाद विरक ने बड़ा काम किया, वहां अतील विरक ने बड़ा काम किया, शकील विरक ने काम किया। वहां पे पूरी पीटीआई रल मिल गई, काफ लीग मिल गई, सब ने एक होके काम किया। अब मुझे बताए ना ये जो इल्जाम है 5 सीटें, कौन सी 5 सीटें बताएं? काफ लीग, हाँ वो काफ लीग जो नहीं का हिस्सा बन गई परवेज लाइक साहब के साथ। हाँ, परवेज लाइक साहब। मैं बताए ना वो लोग मुझे बताए 5 सीटें साबित करें ना, साबित इसलिए नहीं कर सकते कि ये बात ही झूठ है। हाँ, इससे एक हुआ है नुकसान, नवाज शरीफ का इन्होंने बेरागरक करने की कोशिश की है पूरी, और कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेबन पे बिजलियाँ, तो इन्होंने यही किया। लेकिन अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इनके नाम पे क्रॉस लग गया और ये क्रॉस जो है पक्का पक्का लग गया, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। राना सनाउल्लाह की बात सुनी जाती है, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मियाँ जवेद लतीफ़ की, ये फैसला हो चुका है। और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सब इस पर मुत्फिक है। इवन हमजा शहबाज भी इस बात पर मुत्फिक हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, ज़रा आगे आ जाए ना। आप कह रहे हैं आज मीटिंग, बिल्कुल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सारी चीज़ें सामने आई कि जनाब ये गंदम का बहरान आया कहाँ से। पंजाब हुकूमत का पहला इम्तिहान, पंजाब हुकूमत उसमें फेल किस तरह होगी। अगर आप गंदम की कटाई करने मोहतरमा मेरी वज़ीर आला जाती हैं, उसकी एक तस्वीर भी शाया होती है, एक वीडियो भी चलती है, सारा कुछ चलता है। बाकायदा आज कहा गया कि ये बताएं कि हम क्या कोई ऐसी हुकूमत दुनिया में हुई जो दूसरे तीसरे माह ही फेल हो गई हो, जिस पे लोग हर जगह से बाहर निकले हो। किसान जेलों में गया, किसान थानों में गया, किसान को मारा गया, किसान को गिरफ्तार किया गया। अब किसान रो रहा है, होना क्या है? 2800 रुपये मन बिक्री है, याद है ना? है ऐसे ही है ना? नहीं राना साहब, हाँ, नीचे आ गए इससे भी 2500 2600 जहाँ पे कट लग रहा है। वो किसान जो है ना, ये गंदम नहीं बिक रही, किसान का खून बिक रहा है। 2800 आप किसान की मजबूरी बिक रही है, किसान के बच्चों का रिज़्क बिक रहा है, किसान के वालिदैन की दवाई के पैसे कम हो रहे हैं, किसान की बच्ची का जहेज बिक रहा है, ये बिक रहा है। आपको पता है एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है इस मामले में। वो ये कहते हैं कि जब गंदम की कीमतें 2-2 हज़ार बढ़ गई थी तो उस वक्त किसान क्यों नहीं बोला था। अब ये काउंटर नैरेटिव के तौर पे दे रहे हैं, कहते हैं अब कम हो गई है तो फिर क्या हुआ, आम आवाम तो खुश होगी। मुझे एक बात बता दें, तहरीक इंसाफ का दौर था, कोई एक किसान मुझे बता दे जिसने ये कहा हो, कोई एक, कि इमरान खान के दौर में मुझे नुकसान हुआ, आलू से लेकर मकई, गंदम से लेकर गन्ना, किसी भी चीज को आप ले लें, कोई भी फसल ले लें, आम आवाम के पास मिलती भी थी। क्या उस वक्त रोटी इतनी महंगी थी? क्या उस वक्त आटे का रेट क्या था? निकाल लेना जरा, इससे महंगी बिकी ना गंदम, लेकिन आटे का रेट क्या था? निकाल लें आप। चीखें बजनी शुरू हो गई, 70 रुपए किलो आटा हो गया, फला फला। मैं कल एक फुटेज देख रहा था, उस्मा बुहारी साहिबा और साथ मरियम औरंगजेब साहिबा। मेरे अगर प्रोड्यूसर साहब को वो फुटेज नहीं मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज देता हूं। क्या कमाल नारे लगा रही थी, आटा महंगा हाय हाय, गंदा महंगी हाय हाय, बिजली महंगी हाय हाय। तो अब ये जो हाय हाय वाय वाय, ये अब क्यों नहीं लगते नारे भाई? उस वक्त 70 रुपए थी, उस वक्त सस्ती थी,
अब क्यों उस वक्त गंदम महंगी होने के बावजूद आटा सस्ता क्यों था? उस वक्त रोटी सस्ती क्यों थी? उस वक्त आम आदमी को हर चीज क्यों मिल जाती थी? उस वक्त सब्जी सस्ती क्यों थी? उस वक्त चिकन सस्ता क्यों था? उस वक्त पेट्रोल सस्ता क्यों था? उस वक्त डॉलर सस्ता क्यों था? यह जवाब देना यासर साहब, देना जवाब। ठीक है 2000 महंगा बेचा, ये बिल्कुल हुआ, किसान का भला हुआ, उसने पूरा साल मेहनत की, लेकिन क्या उस वक्त आटा महंगा इतना हुआ जो अब है? बाकी चीजें इतनी महंगी हुई जो अब है? क्या उस वक्त बार दाने के लिए लोग जलीलो ख्वार हुए जो अब हो रहे हैं? अब होगा क्या? मैं अगली आपको खबर दे देता हूं। 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ वाले किसान बेचारे, इनसे 2200 2400 2800 2900 गंदम खरीद ली जाएगी। उसके बाद अचानक वो बड़े बड़े जिम्मेदार जिनके रूट्स बड़े इनके करीब हैं, वो सारे बड़े जिम्मेदार तो सियासत में है ना, या सियासतदानों के रिश्तेदार है, या सियासतदानों का स्पॉन्सर है। फिर अचानक से इसका रेट बढ़ाया जाएगा और सारा फायदा उनको दे के ये पता क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा जनाब हमने किसान को खुशहाल कर दिया। खुशहाल नहीं कर दिया, बदहाल कर दिया, बेहाल कर दिया, उसे बिल्कुल जलील और रुस्वा कर दिया, उसके पास बचा ही कुछ नहीं। या सर आप, मैं तो 2800 समझ रहे, तो आपने जो रेट बताया इससे तो रोंगटे खड़े हो गए। 2500 2600 2700 2800 तो आइडियल। तो आज ये मीटिंग हुई, उसमें तो ये भी हुआ है कि जनाब पहले जो गंदम आई थी सारी इस गवर्नमेंट को भी पता थी। ये जो लड़ाई हुई है हनीफ अब्बासी साहब की और काकर साहब की, ये इसी चीजों पर तो हुई है। और किस पे हुई है ये सुन रहे हैं ना आप आज? जी वो गंदम के ऊपर ही वो तो कहते हैं कि आप पैसे भी खा गए। इस मंजरनामे में बंदा क्या बात करे? मजीद सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। राना साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, फिर मजीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बहुत सारे रूमर्स जो पिछले दिनों में चले कि मुज़ाकरात होंगे, डायलॉग की मेज़ पे सभी को लाया जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि अगर कोई इशारा करे तो हम खुद वफ्त लेके पहुंच जाते हैं, आप रजामंदी का इजहार करें। उसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब के भी बयानात मंजर आम पे आए, फिर खबरें कुछ ये भी आना शुरू हो गई कि बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, लेकिन उसके नताइज मंजर आम पे नहीं आ सके। इसी बीच एक नई पार्टी के ज़हूर का ऐलान भी होना शुरू हो गया। अब इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जहां पे हमें मुआशी बहरान का सामना है, चैलेंजेस हमें दरपेश हैं और आने वाले दिनों के अंदर अवामी रिटेलिएशन में इजाफा होगा, क्योंकि इशारिये ये बताते हैं कि कुछ चीज़ों की कीमतें महंगी हो जाएंगी, अवाम की कुव्वत ख़रीद जो है उससे बाहर हो जाएगी और अवाम की तनख्वाह के अंदर यानी पर कैपिटा इनकम के अंदर इजाफा नहीं हो पाएगा। तो सूरत हाल किस तरफ को जाएगी? तो एक ऐसे वक्त के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए कौन सा कुलिया हो सकता है? सियासी इस्तेहकाम में पेशरफ्त के हवाले से वो कौन से अवामिल हैं जो इस वक्त कार फरमाएं? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाजुल हक साहब, पिछले दिनों में बहुत सी बातें चली कि डायलॉग्स हो रहे हैं, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुआहिदा तय भी पा चुका जो निकाल सामने रखे थे, लेकिन उसका आउटकम देखने को नहीं मिला। अभी अगर आप टेलीग्राफ को लिखे गए बानिए पीटीआई के खत को देखें तो उसके अंदर जिस तरीके का लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि बैकडोर डिप्लोमेसी कोई चल रही है। तो आपकी नज़र में या आपके ज़राए क्या बताते हैं कि आउटकम इसका क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात जो है ना वो कभी बंद नहीं होते। मुज़ाकरात कहीं ना कहीं होते रहते हैं, कोई बैक डोर से होते हैं, कभी फ्रंट डोर से होते हैं। लेकिन ये जो बात की गई ना कि पीटीआई की तरफ से जो ऑफर रही है किस्म की कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ वहाँ पर मैं आगे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आया था। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी मुज़ाकरात के अंदर एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। माजी में जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हुए वो उस वक्त हुए जबकि मार्शल लॉ था और जैसे कि एनआरओ हुआ, मोहतरमा का और जनरल पुलिस मिशनों के साथ मुलाकात हुई और दीगर, यानी कि माजी के मैं बहुत से आपको इस किस्म के इश्यूज जो है वो बता सकता हूँ। उससे पहले तो सारे 58(2) भी
इस्तेमाल होते रहे और वो सदर का इख्तियार था करने का, चाहे पीछे उसके जो भी हो, लेकिन सामने जो थे वो 58(2)B था और वो इख्तियार सदर के थे। इस वक्त देखें, कभी भी इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत के होते हुए किसी से डायलॉग नहीं करेगी जब तक कि जमहूरी हुकूमत उनसे रिक्वेस्ट न करे। माजी के अंदर जब डायलॉग हुआ, और ये आजकल बहुत ही मतलब हर चैनल के ऊपर टॉक शोज के अंदर और दीगर बहस मुबासे के अंदर भी यही बात हो रही है जी कि गुफ्तगू शुरू हो गई है, और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कंक्लूड भी हो गई है। तो माजी के अंदर भी देखें, अगर आप माजी करीब में जाएं, जब धरना हो रहा था, धरने के दौरान जब जनरल रहीम शरीफ ने गुफ्तगू की तारिक कादरी साहब से और इमरान खान साहब से, तो वो भी उन्होंने वजीर आजम के कहने पे की, यानी कि वो खुद से नहीं आगे थे, चाहे उसमें मुशावरत हुई थी वजीर आजम के साथ। उन्होंने कहा था ये मामला ठंडा होना चाहिए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपना किरदार अदा करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में पहले कोई तय करना पड़ेगा और फिर उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक मिनिमम एजेंडे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं होती, एक पेज पर नहीं आती, ना हमारी इकोनॉमी दुरुस्त हो सकती है, ना बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और ना ही बाहर के लोगों को एतमाद होगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उन्हें ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है जो नजर आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें हर जमात को अपना अपना किरदार अदा करते हुए एक एक कदम पीछे जाना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो क्या इसके लिए वो तैयार है या नहीं तैयार है? पिछले हफ्ते का मैं जिक्र करूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमने देखा, मैं उसका जिक्र करूंगा कि एक बहुत ही शोर शराबे के बाद, एक तूफान के बाद एकदम से खामोशी पैदा हुई थी, एक लल आ गया था वहां पर, और एक अच्छी गुफ्तगू स्पीकर के जरिए या मालूम नहीं कि बैकडोर क्या किससे क्या बात की, क्या बात नहीं हुई, एक अच्छा तासुर दिया गया कि अब पार्लियामेंट जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, और एक वो गो और नो और मतलब गाली गलौज के बजाय वहां पर एक मुहज़्ज़ब तरीके के साथ पार्लियामेंट चल रही थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक सोच तो है ऑपोजिशन के अंदर भी कि इन हालात को बेहतर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एजाजुल हक साहब, आपने बड़े शौक से जिस हुकूमत को वोट दिया, उस हुकूमत ने बेचारे किसानों को सड़कों पे ला के खड़ा कर दिया, जेलों के अंदर डाल दिया। तो अब आपका वोट जो है वो भी शायद अब उसकी भी कदर नहीं की गई, तो आपकी हुकूमत करने क्या जा रही है? देखिए, आपकी हुकूमत तो आप ना कहेंगे, वोट देने से कोई मैं हुकूमत नहीं मैं तो कहूँगा ना इजाज़ साहब, ऐसा नहीं हो ना, मैंने तो कहूँगा जिसने वोट दिया है उसकी हुकूमत है, मुझे तो कहने देना आपकी हुकूमत, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है और हम इंडिपेंडेंट है। ये ठीक है कि वोट मांगने, मैंने दोनों तरफ कहा था भाई वोट मांग लो जिससे तो दूसरी तरफ से जब कोई राय सामने नहीं आई तो फिर हमने जिस तरफ से राय सामने आई थी वहां पर एक अपना वोट जो है वो डाल दी। पुरानी मोहब्बत भी तो है ना, पुरानी मोहब्बत भी था ना इजाज़ साहब, पुरानी मोहब्बत भी जाग पड़ती है ना। वो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, लेकिन ये वो हाल नहीं था जब जमाली साहब के जमाने में मेरे एक वोट से हुकूमत बन गई थी। यहाँ पर उनके पास एक क्वेश्चन था कि मैं वोट देता या ना देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस बात को से कुछ डालते हुए आपने जो सवाल किया बड़ा अहम सवाल है। मैंने भी इस बारे में तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम मामले की जो प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी टीम बनाई है, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा एक हादसा है कि क्योंकि मैं उस इलाके से कलेक्ट होकर आता हूँ जहाँ पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और वीट मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस इलाके में होती है, और ये बड़ा ही रिमोट इलाका है, बॉर्डर के साथ है, और वहाँ पे किसान जो है वो रोड रहे। और अभी तक पंजाब तो फैसले नहीं कर सकी। पहले पंजाब ने फैसला किया था कि 6 बोरियां पर एकड़, और जिसका 6 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको देंगे नहीं। एक किसान को 36 बोरियां मिली। दूसरी तरफ पास्को,
अब पास्को के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया, इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि शायद ही माजी के अंदर बहुत कम ऐसे स्कैंडल सामने आए होंगे कि बोरियां ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बल्कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बारदाना जो है वो बिकना शुरू हो गया था। कोई 400 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, और फिर छापे पड़े, FIA को इन्वॉल्व होने पड़ा। और किसान बेचारा अभी भी बैठा हुआ है, बीच में जो मिडिल मैन है, आड़ती हैं, जो वो फिर भी फायदा उठा रहे हैं उनके बलबोते में। इसी तरह पंजाब का फैसला रोक दिया गया और अभी तक वो फैसला सामने नहीं आया कि जी पॉलिसी क्या होगी। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक स्टॉक जो है पिछले साल का इतना पड़ा हुआ है कि हुकूमत के पास जगह नहीं है रखने के लिए और खरीदने के लिए। और फिर वो जो यूक्रेन से गंदम मंगाई गई इंटरम गवर्नमेंट के अंदर, जिसका ये काम ही नहीं था कि मतलब ठीक है आगे गंदम की फसल आ रही थी और उन्होंने कोई फैसला करना था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने मखदूश नहीं थे कि आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और सुना कि उसमें 84-85 अरब रुपए का जो है वो घपला हुआ। तो वो सुनने में तो एजाज साहब ये भी है कि वो जो जहाज लेके आया है डॉक्यूमेंटेशन में गंदम ज्यादा है और उसमें कमी है जो वहां पे हकीकत में पहुंची हुई है पोर्ट के ऊपर, और जहाज को रोका गया था कि ये मैच कर लेने थे, लेकिन वो मैच करने से पहले ही जहाज वहां से निकल गया। और इसमें एक इजाफा कर ले, वो महमूद साहब जो हैं, जो ये सारे चीज़ों के एक तो सरकारी ज़िम्मेदार हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत, चले आपकी नहीं कहता, जो मौजूदा हुकूमत है इसके लोग उस हुकूमत में भी उस वक्त मौजूद थे निगरान सेटअप में और अब भी मौजूद हैं, क्या आप जुडिशल कमीशन या किसी का गिरेबान पकड़ने की पोजीशन में हैं? कर सकेगी असम्बली कुछ? देखिए, मैं तो यही बात करूंगा कि देखें, अगर इन मामलात को सही नहीं किया गया, अगर ट्रांसपेरेंसी ना लाई गई, अगर ये चीज़ें साफ और शफाफ तरीके से ना की गई, तो फिर मौजूदा हुकूमत, खासतौर पर पंजाब हुकूमत, मुझे अफसोस होता है, दुख होता है ये देखते हुए कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक कोई अपनी मतलब हनीमून ही उनका खत्म नहीं हुआ था और इतना बड़ा उनके ऊपर ये क्राइसिस जो है नहीं, अभी तो चल रहा है। आप ऐसे ही ना रखें, अभी तो चल रहा है, अभी कितने दिन की हुकूमत हो, ये शुरू करने दें उनको। उन्होंने तो गंदम की कटाई भी कर ली है, आपकी मेरी वज़ीर आला ने, वो साल में 800 का सूट भी ले आई हैं। काट कर गंदम को उठाना, गंदम को संभालना, गंदम को खरीदना, ये सबसे जो है वो मुश्किल काम है। तो इस वक्त जो हालात है, मैं समझता हूँ उस पर मेरी तो बड़ी सीधी सी राय है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो सामने आना चाहिए। एजाज साहब, जो डिप्लोमेसी चल रही थी, आप समझते हैं कि उस डिप्लोमेसी में दोनों अतराफ से कुछ लोग हैं जो ऐसे अवामिल साबित हो सकते हैं कि कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सके? आप बात कर रहे हैं ऑपोजिशन और हुकूमत की बातचीत या ये जो डायलॉग करना चाह रहे हैं इसके बारे में आप बात जी? तो देखें, मुस्बत पेशरफ्त उस वक्त होगी जबकि जो अंदर है वो अपना जहन बनाएंगे कि हाँ अब वक्त आ गया कि हम गुफ्तगू करें। ये 1999 के हालात आप देख लें, जब मार्शल लॉ लगा था मुल्क के अंदर, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो इन्हीं हालात के अंदर थे और 2 साल तक बिल्कुल पेशरफ्त नहीं हुई, महाजराई रही। और फिर अचानक आपने देखा कि बैरूनी ममालिक भी एक्टिव हो गए, अंदरूनी लोग भी एक्टिव हो गए और विद इन डेज जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर एक फैसला करके और वो चले गए थे। वो मैं नहीं कहता कि ये डायलॉग ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई एग्जाइल में चला जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायलॉग ऐसा होना चाहिए जो कि मैंने बात की है कि मिनिमम एजेंडे पर सबको एक पेज पर आना चाहिए और वो फिर आगे मामलात को आगे लेकर चल सके। इजाजुल हक साहब, एक सवाल का जवाब तो दे दें। आप बड़े करीब हैं आजकल, बड़े हलकों के करीब हैं और आपकी नज़र बड़ी गहरी है। वैसे भी इस्लामाबाद पिंडी में जो होता है ना, ख़बर तो उसी के पास होती है। ये बड़े मियाँ साहब का आपने एक दिन पहले इश्तिहार भी छपवा दिया वज़ीर आज़म का, और बड़े मियाँ साहब को आपने लंदन से बुला भी वज़ीर आज़म के लिए लिया। या अब आपने किया क्या उनके साथ? क्यों नहीं उनको वज़ीर आज़म बनने दिया? फिर अब आप शहबाज साहब से सदारत भी छीनने लगे हैं मुस्लिम लीग नून की। असल कहानी क्या है वो तो वज़ीर आज़म भी छीन ली, आधी वज़ीर आज़म भी छीन ली, बिल्कुल इसी तरह। असल कहानी तो बता दें
अगर आप मजबूर नहीं है तो? देखिए, मैं अंदरूनी मामला तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं ना उनकी मीटिंग में बैठता हूँ ना। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जमात के अंदर हैं, जो कि बड़े करीबी हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे हैं, जिनके साथ कभी मुलाकात हो जाए तो गुफ्तगू होती है। कुछ ऐसी तासुर सामने आ रहा है कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिसको पार्टी के अंदर ही रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ये दिल्ली अगर पहले से बाहर आएगी तो हुकूमत को भी नुकसान होगा और जमात को भी नुकसान होगा। ये मेरी अपनी राय है, ये ना समझे कि किसी ने मुझे ये बात की। और इन यहाँ जो हालात सामने नजर आ रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि दो ग्रुप्स हैं। पार्टी के अंदर भी दो ग्रुप है, कोई एक शख्सियत के साथ है, कोई दूसरी शख्सियत के साथ है। तो इन मामलात को उन्हें पार्टी के अंदर ही तय कर लेना चाहिए कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को वाकई में मैं समझता हूँ कि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी गुस्से में होता कि मैं तो आया था वज़ीर आज़म बनने के लिए और मैंने कैंपेन भी की वज़ीर आज़म बनने के लिए और पाकिस्तान को नवाजने की भी बात हुई और वो किसी और को नवाज दिया गया और उन्हें नवाजा नहीं गया। तो उस सिलसिले में लाजमी बात है कि अब ये जो सदारत का मामला आ रहा है, कुछ ऐसी पोजीशन में लोग आ रहे हैं जो कि माजी के अंदर बड़ी सख्त और तख्त गुफ्तगू करते रहे, भी हाल ही माजी करीब में। तो इन चीजों को पार्टी के अंदर ही रिजॉल्व किया जा सकता है और एक पार्टी की कोर कमेटी का या जो आपस के लोग हैं उनको बुलाकर, और खास तौर पर यह मामला जो है ये नवाज शरीफ साहब और उनके घर वाले इकट्ठे बैठ के अगर रिजॉल्व कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इकट्ठे बैठ के रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बसूरत दीगर पार्टी को नुकसान होगा और हुकूमत को भी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मजीद बात होगी लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है या मामूल के मुताबिक ही सब कुछ चलता रहेगा? इल्ज़ामात की सियासत दोनों अतराफ से हो रही है, लेकिन हक़ाइक़ एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान में बेहतरी किस तरीके से हो सकती है? अगर तो इल्ज़ामात की सियासत में हक़ाइक़ भी मौजूद हैं और उसी से ही बेहतरी आएगी और उसे रिवाइवल के तौर पर हम मुतारिफ़ करवाएँ तो उससे बेहतरी आ जानी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत कुली तौर पे सभी को नुकसान पहुंचाएगी और उसमें हक़ाइक़ भी मौजूद होंगे तो मसलहतन फिर कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये एक सवाल है। तमाम पार्टीज़ के अगर बयानिए को देखा जाए और मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए, मुआशी मंजरनामे को देखा जाए, और बहुत सी पार्टीज़ में मुतफर्रिक ख़यालात हमें दिखाई दे रहे हैं। माजी में ये होता था पार्टी की एक पॉलिसी लाइन होती थी, उसी के मुताबिक तमाम रहनुमा गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन अब क्या देखने में आता है कि एक ही पार्टी में मुतफर्रिक ख़यालात वाले लोग सामने आते हैं और उनके बयानात मुख्तलिफ होते हैं, और जब पार्टी क़यादत से इस बारे में पूछा जाए तो उसे इनफरादी राय कह दिया जाता है। तो ये तर्ज़ सियासत जो है ये पाकिस्तान में क्या अच्छा है, एक नए जमहूरी दौर का आगाज़ है, या हमें बैकफुट पे लेके जाएगा? इसी बारे में बात करते हैं। साबिक़ गवर्नर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रजवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रफ़ीक रजवाना साहब, PMLN में भी हमने देखा कि ये माजी करीब के अंदर बहुत सारे लोगों ने बयानात दिए जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसमें से फिर कुछ शख्सियात को हुकूमत का हिस्सा बनते भी देखा। ये नई तर्ज़ सियासत जो है इसे जमहूरियत का हुस्न कहेंगे, कोई नई इख्तरा कहेंगे, या ये पार्टीज़ के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए, कहता है कि कौन किस तरह, एक होते हैं कुछ असूली बयान होते हैं जिसमें मेरा ख्याल है ना पार्टी को मोतरज होना चाहिए और ना किसी को मोतरज होना चाहिए, ठीक। एक होती है आदमी की जाती राय, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि जो मजे हुए पॉलिटिशियन है कोई ऐसा बयान देंगे जिससे कि खुदा न खासा कि पार्टी पॉलिसी को कोई नुकसान पहुंचे। मगर एक बात है, अगर कोई बात कोई समझता है जी शऊर आदमी कि ये चीज गलत है, तो मेरा ख्याल है वो मीडिया की बजाय अपनी पार्टी के अंदर ही बात करे तो ज्यादा बेहतर। रफ़ीक रजवाना साहब, एक और चीज़ चल रही है आजकल, जा रही है मुज़ाकरात की बात हो रही है बड़ी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हाँ करे तो हम खुद उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी, मुसद्दक मलिक साहब ने भी बारहा प्रोग्रामों में ये जिक्र किया है।
तो आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मौशियत का हल मुज़ाकरात में ही है? लेकिन मुज़ाकरात के अलावा तो कोई हल नहीं। चाहे जिस तरह की भी लड़ाई हो सियासी तौर पर, तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए, क्योंकि अगर ज़ाती अना की जंग है तो फिर आदमी सियासत ज़ाती अना के लिए करे, पार्टी जो सियासी पार्टी है ज़ाती अना के लिए सियासत करे। सियासत तो सारे मुल्क के लिए करते हैं, तो मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना को छोड़ के, ज़ाती रंजशों को छोड़ के तो मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए, लाजमी करने चाहिए। असल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है कि जो मेरे खिलाफ है तो मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं जिसके खिलाफ हूँ मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक ऐसा माइंडसेट बनता जा रहा है जो स्ट्रेंथन होता जा रहा है, बड़ा डीपली जो है ना वो ज़हनों के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर बढ़ता जा रहा है, और मतलब है कि समाता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, वरना रिजिड रहने से और इस तरह से तनाव से जो है ना मुल्क पहले भी जिन हालात का शिकार है, तो सिवाय समझौते को छोड़े, समझौता मैं बात करूंगा तो बहुत दूर निकल जाएगी। गुफ्त व शुनीद टेबल पे बैठ के और एक दूसरे की चीजें सामने रख के और समझौते, सियासी तौर पर समझौते मुल्की मफाद की खातिर करके आगे बढ़ना चाहिए। रफ़ीक रजवाना साहब, जाहिर बात है कि डायलॉग के बगैर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन डायलॉग के लिए एक माहौल भी पैदा किया जाता है, दोनों तरफ से लचक होती है। आपकी पार्टी में भी बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं। अब एक ऐसे वक्त में कि जब डायलॉग की एक फ़िज़ा बन रही है और तोशा खाना में जिसमें सज़ा भी हो चुकी है, उसमें 15 अप्रैल का एक कॉल अप नोटिस मंजर आम के ऊपर आता है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कोई एक नया रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ वाले ये कहते हैं कि मुज़ाकरात फिर हम इसलिए करें कि हमारे ऊपर केस दर केस बनाते जाएं और आप मुज़ाकरात की दावत भी देते रहें। देखिए, मैं बतौर वकील के एक बात करता हूँ कि अगर एक ऑफेंस या एक मसले के लिए, एक मसले में जो चीजें सामने है एक ही दफा निकाल के सामने करें, एक ही किस्म के वकूए में कई FIRs हो जाती है उसकी बजाय, और या फिर हर FIR की इनफरादी तौर पर गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है जी। तो उसमें अगर मेरे खिलाफ 5 FIRs हैं तो एक ही दफा मैं अगर गिरफ्तार हो गया हूँ तो सारों में मेरी गिरफ्तारी डालें, तफ्तीश करें और हर मुकदमे की तफ्तीश करके मुझे जुडिशल लॉकअप पे भेजें, और हर दफा मैं निकलूं और मुझे गिरफ्तार कर ले। वो कानूनी तौर पर भी अदालतों ने भी इसको बुरा बनाया, ठीक है जी। अब रही इस नोटिस की, मेरे इल्म में नहीं है किस किस्म का नोटिस है, मैंने भी टीवी पे सुना है, आई डोंट नो कि उसके फैक्ट्स क्या है। अगर कोई नई चीज सामने आई है विदाउट प्रेजुडिस तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा रफ़ीक रजवाना साहब, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गंदम किसान, कहा जा रहा है कि इतनी वाफर गंदम पहले ख़रीद ली गई बड़े महंगो, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो कमीशन की रिपोर्ट आई उसने तो सबको हिला के रख दिया। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग उस वक़्त के ज़िम्मेदारान थे, जिन्होंने इस कौम का पैसा ज़ाया किया, जिन्होंने अरबों रुपये खाए, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए? लेकिन जो वाक़यात अब सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गंदम की फसल आने वाली थी और उस वक्त दुनिया में गंदम सस्ती थी, और उसके बाद वो जो हम सुन रहे हैं कि कितने दामों मंगवा के और कितने दामों बेची गई, और जहाज जो है वो सी में थे, समंदर में थे, तो उस वक्त इजाज़त दी गई या क्या किया गया, मैंने पूरी चीज़ पढ़ी नहीं है, सिर्फ अखबारों और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरी समझ में आती है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे टाइम पे ऐसी गंदम दरामद करना कि अपनी फसल आने वाली थी और उसका सारा मलबा बेचारे किसान पे गिर गया। मैं तो 100% किसान के साथ हूँ और 100% मैं जो है जिम्मेदारों के साथ हूँ, जिनकी जो है गंदम की लागत भी पूरी नहीं हो रही, और वो अपने खलियान में, कुछ लोगों ने तो अभी कटाई भी शुरू नहीं की रखी हुई है, कुछ ने कटाई करके उसकी थ्रेशिंग भी नहीं की ताकि कोई हालात बेहतर हो, ऊपर से मौसमी हालात भी ख़राब हैं। तो ये हमारा फील्ड भी है, हमारी फैमिली के लोग, हम लोग इसमें हैं, और दूसरे दोस्त अहबाब भी हैं। हमारा सर्कल जो है वो सारे आदमी, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसान है, हर आदमी इस बात पे परेशान है। तो इसके जो जिम्मेदार हैं ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़े ही अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने ये किया काम
उसकी बात सामने आनी चाहिए। मैंने सुना है कि वजीर आजम साहब ने एक कमेटी कायम कर दी है, तो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट दे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रफ़ीक रजवाना साहब, आप कानूनदान हैं, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे ये कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जुडिशल कमीशन के सामने ये जवाब जमा करवाया है कि हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के ऊपर, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे ये सवाल किया कि क्या कमीशन की साख्त से तब्दील हो सकती है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जवाबन ये कहा कि उससे उसकी पूरी हैयत तब्दील हो सकती है। तो ये जो तब्दीली करने के लिए आईनी तरमीम की जा रही है, इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये गालिबन मेरी बात नहीं हुई आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, तो मैं ज़रूर उनको कहता कि 2 दफ़ा मैं सेनेटर रहा हूं, तो आखिरी दौर में जब 2012 से 2015 गवर्नर बनने से पहले मैं सेनेटर था, तो मैं 2 दफ़ा इस कमेटी का मेंबर रहा एज सेनेटर। ठीक है जी, तो मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, तो आखिरी दौर में 12 कमेटी काम करती रही है, तो उसमें हमने ये सारा महसूस किया। और तारड़ साहब का भी मैं सुन रहा था, शाहजेब खानजादा के साथ ठीक कह रहे थे कि जो पार्लिमानी कमेटी है वो बिल्कुल रबर स्टैम्प है। ठीक है, तो उस पर हमने ये किया था, उसमें हमारे साथ वकील सजाद साहब थे, मैं था, गालिबन एतजाज एहसन साहब से, फारूक एच नाइक साहब से, तो हमने बड़े बड़े सीनियर वकील बुलाए, रिटायर्ड जज साहबान को दावत दी, और फिर हमने एक लाए अमल इख्तियार किया इस नौयत का कि जिस तरह का जुडिशल कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर है, इस तरह का एक छोटा जुडिशल कमीशन जो है वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के लेवल पर हो। ये हमने पूरी उस पर काम किया। जुडिशल कमीशन प्रोविंशियल लेवल पे हो, ताकि जो छाननी ऊपर जाकर लगती है अपना जुडिशल कमीशन में, उससे पहले वो छाननी जो है वो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में भी लग जाए। उसमें हमने ये प्रपोज किया था कि 3 जजेस साहबान जो है ना, एक जूनियर जज, उसके बाद सीनियर जज, अब चीफ जस्टिस, और एक सीनियर वकील जो जिनका सियासत वोकला की सियासत से कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है जी, उनका सीनियर वकील हो वो उसमें बैठे, और बार का नुमाइंदा जो पंजाब बार का चेयरमैन हो वो बैठे, और एक प्रोसेस जो है ना वहां से शुरू करे। और उसमें ये होगा कि कलेक्टिव विजडम होगी उस वक्त भेजने की, ना कि एक अकेले चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद, जो सूबाई चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सवाबदीद पर हो। तो वो बात फिर उसके बाद रह गई। उसमें एक तस्वर किया जा रहा था शायद हम कोई जुडिशल कमीशन की जो अथॉरिटी है उसको हम कुछ चैलेंज करना चाहते हैं। नॉट एट ऑल, हम उसको इसलिए सपोर्ट करना चाहते थे कि काफी सारी तकर्रियां ऐसी भी हुई हैं जिन पे उंगलियां उठाई जा सकती थी, और हमने भी एक हमारे दौर में एक जज साहब का नाम आया, तो हमने उनका सारा कुछ देखा। तो पंजाब के जो जितने भी जज साहबान की होती थी वो मेरे जिम्मे भी लगाते थे, क्योंकि पंजाब से मैं वाइड प्रैक्टिसिंग लॉयर था। तो हमने एक जज साहब की रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन की टर्न डाउन कर दी, और बहावलपुर से उनका ताल्लुक था, तो हमारे फैसले को चैलेंज किया गया, और उसके बाद वो एक रिट पिटीशन के जरिए बहाल होके आ गए। अब हुआ यूं कि जब वो बहाल आ गए, आपकी समझ जो सुन ले, एक आखिरी बात, जो बहाल होके आ गए उनको 1 साल के बाद फिर उस जुडिशल कमीशन ने कहा जी कि इज नॉट फिट फॉर कन्फर्मेशन, और उनको फिर निकाल दिया। तो बात यह है कि मैं तारड़ साहब से बात करूंगा, अगर मेरी बात वो इस आपके प्रोग्राम में। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सिफारिश है जो कलेक्टिव विजडम के तहत छानबीन करने की है वो उन तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, द लास्ट आवर के दिन तब्दील हो चुके हैं। आज आखिरी दिन है। हफ्ते में पहले जुमा, हफ्ता इतवार हमारा प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन अब हफ्ते के पहले 5 दिन पीर से लेके जुमे तक हमारा प्रोग्राम हुआ करेगा। तो आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।